बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक थ्योरी चल रही है और बड़े ज़ोर शोर से चलाई जा रही है कि शाह महमूद कुरैशी को फ़ौज ने वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला किया है ताकि इलेक्शन के बाद उनके ज़रिए इमरान ख़ान के साथ कोई मामला तय किए जा सके। और ये थ्योरी कुछ ख़ास किस्म के लोग आगे फैला रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि फ़ौज के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये की वजह से वो तमाम अफवाहें और क़यास राइयाँ फिर दम तोड़ गई हैं, जो बार बार दम तोड़ती हैं, हालांकि वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं। इस बुनियाद पर मुलतवी हो रहे हैं कि फ़ौज फोर्स फराहम नहीं करेगी। फ़ौज ने इस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि इलेक्शन कमीशन को ज़रूरी हर तावन दिया जाएगा, जिसमें सिक्योरिटी का तावन भी शामिल है, और साथ ही कि पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने वाले एजेंटों, उनके सहूलतकारों और उन सहूलतकारों की हौसला अफजाई करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं की जाएगी। ये मैसेज भी बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। और फिर बरतानिया के एक जरीदे ने पाकिस्तान के इलेक्शन का मुतवक्को रिज़ल्ट अपनी सर्वे रिपोर्टों की बुनियाद पर, ज़ाहिर है किसी सफ़ीर से सुनकर नहीं, अपने सर्वे रिपोर्टों की बुनियाद पर जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि नवाज़ शरीफ साहब ही अगले वज़ीर आज़म होंगे और उनकी जमात अक्सरियत के साथ जीतेगी। अगरचे अक्सरियत का इस रिसाले ने वाज़े मफ़हूम नहीं बताया कि अक्सरियत से क्या मुराद है, वाहिद अक्सरियती पार्टी या सादा अक्सरियती पार्टी, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। और फिर पेशावर हाई कोर्ट के उस जज पर, बल्कि पूरी पेशावर हाई कोर्ट पर मौलाना फजल रहमान और दूसरे लीडरों ने एक शदीद हमला किया। और ख़ास तौर पर कल जो शहबाज शरीफ ने अटैक किया है, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट वालों को अपनी नौकरी और उसकी शराइत पर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। अपने ज़मीर में झांक कर देखना चाहिए कि वो आइन को पामाल करती हुए एक ऐसे शख्स का आलाकार बनी हुई है पेशावर हाई कोर्ट, जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है, जो 9 मई का मुजरिम है, जिसने भारत और इसराइल से फंडिंग हासिल की और जो बिल्कुल जायज़ तरीके से हुकूमत से निकाला गया। लेकिन ये पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जज भी इसी इमरान ख़ान की सहूलतकारी कर रहे हैं। अगरचे इस सहूलतकारी का जो नेट रिज़ल्ट होगा वो 0/0 होगा, स्वाय इल्तवा के, स्वाय डिले के, स्वाय रस्ते में रोटियाँ टिकाने, पत्थर फेंकने। वो जिस तरह वो सड़कों पर होता है ना, वो बाज़ पंक्चर लगाने वाले दुकानदार सड़कों पर कील फेंक देते हैं ताकि गाड़ी का टायर पंक्चर हो और वो हमारे पास आए और इस तरह हमारे 4 पैसे कमाने का मौका मिले। तो नाज़रीन, थ्योरी बड़ी मज़ेदार है। थ्योरी ये है कि ये फ़ौज जो है वो इमरान ख़ान से बार बार माफ़ी मांग चुकी है, लेकिन इमरान ख़ान माफ़ करने को तैयार नहीं है। इसलिए अब फ़ौज ने ये सोचा है कि वो इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म बनाएगी। और इसीलिए जेल में उसके साथ जो शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ उसकी वीडियो फिल्में रिकॉर्ड की गई। ये सब फ़ौज के हुक्म पर रिकॉर्ड की गई और फ़ौज के हुक्म पर ही इनको वायरल किया गया ताकि शाह महमूद कुरैशी का एक इमेज बने और फिर PTI को इलेक्शन जितवा कर शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। और शाह महमूद कुरैशी चूँकि फ़ौज के ममनून एहसान होंगे, इसलिए वो फ़ौज की तरफ से सिफारिश करेंगे इमरान ख़ान को कि जनाब फ़ौज को माफ़ कर दें, जर्नलों से बड़ी गलती हो गई, आपको इक़्तिदार से निकाला और आप पर केस कायम किए, तो आप खुदा के लिए फ़ौज को, जर्नलों को माफ़ कर दें। और ये सारी स्कीम फ़ौज बना रही है और ये शाह महमूद कुरैशी का जो सारा मसला ये इसी बुनियाद पर है। तो आप समझ सकते हैं कि PTI के लोग या तो ज़ाहिर हमेशा की तरह खुशफहमी का शिकार रहे हैं कि जब भी इमरान ख़ान ने कोई मूव किया, और ये 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि जैसे ही वो कोई मूव करता है तो ये एक तूफ़ान मचा देते हैं कि ख़ान आ गया, ख़ान छा गया और ख़ान ने सबकी तबाही फेर दी, ख़ान ने हवाओं का रुख पलट दिया, बाजी पलट दी, ट्रम्प कार्ड चला दिया। और वो ऐसा तूफ़ान मचाते हैं कि सुनने वाले लोग जो है, आम आवाम, वो वाकई ये समझने लगते हैं कि यहाँ तो पाकिस्तान में इनकलाब फ़्रांस आ गया है, रूस का इनकलाब आ गया है। लेकिन फिर वो अगले ही दिन ठुस हो जाती है वो चीज़। तो या तो ये खुशफहमी में मुब्तला है या फिर ये क्यास, नफसियाती क्यास पैदा किए रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाए। और यही वो तबका है जिसने पहले इलेक्शन मुलतवी होने का, ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, ये कंपेन चलाई, क्योंकि फ़ौज डरती है इमरान ख़ान से, ये पूरी कंपेन चलाई। लेकिन इलेक्शन तो अपने वक्त पर होने जा रहे हैं। और इस जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी के साथ होने वाले सलूक का ताल्लुक़ है, तो वो सीधी सी बात है
कि शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ़्तारी देने से इनकार किया था। मुझे अफसोस है उन लोगों पर जो इस गिरफ़्तारी के मौके पर जिस तरह उनको पकड़ कर ले जाया गया उसकी मजम्मत कर रहे हैं कि भाई या तो आपने मजम्मत करनी है तो गिरफ़्तारी के आर्डर की करो। आप मजम्मत कर रहे हैं पुलिस के सलूक की। पुलिस क्या करती, वो गिरफ़्तारी देने के बजाय इनकार कर रहा था, बाजू छुड़ा रहा था, अंदर को घुस रहा था। तो पुलिस फिर क्या करती, पुलिस ने उसे उस तरह के धक्के तो नहीं मारे जिस तरह के धक्के शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को मारे जाते थे। धकेला ज़रूर है शाह महमूद कुरैशी को। आप वीडियो देख लीजिए। धकेलने में और धक्का मारने में फ़र्क होता है। धक्का तो एक ऐसी फोर्स के तहत लगाया जाता है जिससे आदमी गिर जाता है। धकेलने का मतलब ये होता है कि उसकी रफ्तार बढ़ जाए। जिस तरह इमरान खान को 9 मई के रोज़ गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो धकेल कर ले जाया गया था। उसको धक्के मारना नहीं कहते। हाँ, ये ज़रूर है कि उस धक्कम पेल में किसी ने एक थप्पड़ भी इमरान खान के जड़ दिया था। वो थप्पड़ अगर निकाल दिया जाए तो वो था इमरान खान को धकेल कर ले जाया गया था। उसी तरह शाह महमूद कुरैशी को भी धकेल कर ले जाया गया। अदरवाइज़ इमरान खान को तो एक घुसन या थप्पड़ ज़रूर पड़ा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को तीनों फिल्मों में जो वायरल हो रही हैं कोई घूसा मारते हुए नज़र नहीं आया। ये शाह महमूद कुरैशी ने झूठ बोल रहा है कि मुझे एक SHO ने घूसा मारा, और धकेला ज़रूर है। वो आप वीडियो खुद देख लीजिए। धकेला गया और धकेल कर ले जाया गया, जबकि शाह महमूद कुरैशी इनकारी था। और चूँकि इस मसले से फ़ौज ज़ाहिर प्रैक्टिकली लाताल्लुक़ थी, और चुनाचे वहाँ जब पुलिस पहुँची तो कुछ फ़ोटोग्राफ़र भी पहुँच गए। पुलिस को कोई ख़ास आर्डर नहीं था किसी सहाफ़ी को नज़दीक नहीं आने देना, इसलिए वो सहाफ़ी पहुँच गए और जो चीज़ें फ़िल्म बंद हुई उन्होंने जो वीडियो बनाई उन्होंने अपलोड कर दी। इसमें कोई गैर मामूली बात क्या है? अगर फ़ौज चाहती तो, या निगरान हुकूमत चाहती, या पुलिस की आला इंतज़ामिया चाहती, आला क़यादत चाहती कि इससे कोई फ़िल्म ना बने, तो वो उसको बंद कर देते, चारों तरफ से लाके कार्डन ऑफ कर देते, तो नहीं हो सकता था फिर। लेकिन ये हुआ। तो अब इनकी खुशफहमी है कि वो इमरान खान से जर्नैल माफ़ी मांग रहे हैं। मामला उलट है। मामला ये है कि आरिफ उल्वी ने इमरान खान को मैसेज पहुँचाया किसी तरीके से कि जनाब 9 मई की माफ़ी तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगी, वरना, यानी हमदर्दी के अंदाज में किया होगा ना, कुछ ज़ाहिर उस तरह तो नहीं किया होगा, वरना जो बुरा हो रहा है ये होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। और इमरान खान ने कहा कि मैं बाकी सारी बातें मान लूँगा, माफ़ी भी मांग लूँगा, लेकिन पब्लिक में माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये उसने कहा। ये उसके अल्फाज हैं कि पब्लिक में माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरा कैरियर सिफर हो जाएगा, वैसे मैं मुलाकात में माफ़ी मांग लूँगा। तो लेकिन ये आरिफ उल्वी ने अपने तौर पर बात की थी, उसे फ़ौज ने नहीं कहा था, और ये चीज़ आरिफ उल्वी से मंसूब हुई है। और आरिफ उल्वी का जिक्र आ गया तो सुन लीजिए कि इसने जिस पर, ये आरिफ उल्वी वही है जिस पर दहशतगर्दी का केस था, उसे इस धौंस से काम लेते हुए वो केस ख़त्म करा दिया। वो ऑडियो तो अब भी मौजूद है, टेलीफोन लीक, जिसमें आरिफ उल्वी इमरान खान को बता रहा है कि हमने कामयाबी से PTV की इमारत पर कब्ज़ा कर लिया, और इमरान खान उसे शाबाश दे रहा है। तो ये मुसल्लमा टेररिस्ट सदर, कल इसने, परसों इसने ट्वीट किया कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से कि पाकिस्तान, ये बड़ा ब्रूटल कार्रवाई है, बड़ी पता नहीं क्या क्या गलत है, और जो फ़िक्रा ख़तरनाक कहा वो ये है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ बदतरीन तरीक़े से पामाल किए जा रहे हैं। और ये मुल्क का सदर कह रहा है। क्या किसी मुल्क के सदर ने आज तक अपने मुल्क के हवाले से बात की है? भारत में इंसानी हकूक़ की पामाली तो भारत में हो रही है, बहुत बुरी तरह हो रही है, और उस पर कभी किसी भारतीय सदर का बयान आया कि भारतीय हुकूमत जो है वो ये ना करे और वो ना करे, ये जुल्म की पामाली? ऐसी बातें अगर उसने करने भी होंगी तो वो हुकूमत के साथ करता है प्राइवेटली, ना कि पब्लिक में एक ट्वीट करके। ये इसकी गद्दारी के मुतरादफ है, और भारत और पाकिस्तान के दुश्मन दूसरे ममालिक को ये हथियार उनके हाथ में देने के मुतरादफ है कि हाँ, पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहा है और इस पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए। कुछ इदारे आलमी सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले ही सरगर्म हैं, और आरिफ उल्वी ने जानबूझकर ये ट्वीट किया। बाकी वैसे उसकी औकात अब कोई रही नहीं। फ़ौज इसका फ़ोन तक नहीं सुन रही, इससे कोई बात ही नहीं कर रही। ये झूठा प्रोपेगेंडा है कि आरिफ उल्वी को फ़ौज ने कहा और फिर फ़ौज ने ये रिपोर्ट दी। बिल्कुल आरिफ उल्वी ने अपने तौर पर यह काम किया, और अपने तौर पर यह बात फिर उसने अपने हल्के में बताई कि मैंने इमरान खान से ये कहा था, और इमरान खान ने जवाब में ये कहा कि मैं माफ़ी तो मांगूंगा लेकिन पब्लिकली नहीं। और ये आरिफ उल्वी 3.5 साल जब PTI की हुकूमत थी उस वक्त क्यों नहीं बोला
जब अपोजिशन के दर्जनों लीडरों को इसी तरह धक्के मारते हुए, तशद्दुद करते हुए, घसीटते हुए, वो JUI के एक लीडर की वीडियो आपने देखी होगी कि उसको ना सिर्फ पार्लियामेंट की लॉबी में मारा गया, धक्के दिए गए, थप्पड़ और घोंसे मारे गए, उसकी पगड़ी उतार कर फेंक दी गई। वो इतना शर्मनाक वाक़या था कि उसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख़ में। इसी तरह राना सनाउल्लाह के साथ, ख्वाजा आसिफ के साथ, आसन इकबाल के साथ, जावेद लतीफ़ के साथ और कितने ही अपोजिशन के लीडरों के साथ, खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई और फरियाल तारपुर, इन सब की गिरफ्तारियाँ किस तरीके से हुई थी और मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी कैसे हुई थी। इमरान खान का आर्डर था कि इसको इसके बाप के सामने पकड़ो और इसके गुस्ल खाने में कैमरे लगाओ, और फिर इमरान खान का ये भी हुक्म था कि इन पर तशद्दुद करो, और जब ये तशद्दुद से चीखें या चिल्लाएं या रोने की आवाज़ निकालें, ज़ाहिर है किसी को बहुत ज़्यादा मार पड़े तो कोई कितना ही बहादुर हो, उसके मुंह से आह या सिसकी तो निकल ही जाती है। तो वो इनके चीखें निकलवाओ और वो चीखें मुझे मोबाइल फ़ोन पर सुनवाओ। ये इतना सैडिस्ट और अजियत पसंद आदमी है। और उस वक्त आरिफ अलवी ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। उस वक्त तो ये बड़े मज़े से वहाँ फिल्में देखता था, ड्रामे देखता था, और हर रोज़ वो पता नहीं क्या क्या मुर्गे और हिरन भुने हुए हिरन ईवान सदर में आते थे। हर रोज़ वहाँ दावत शराज का दस्तरखान लगता था और ये ऐश करता था। तो अब इसे इंसानी हकूक़ का ख्याल आ गया है। ये आदमी दहशतगर्द भी है, ये आदमी मुल्क का गद्दार भी है, इसका बेटा भी मुल्क दुश्मन है, वो भी गद्दार है। अफसोस की बात यह है कि इन लोगों पर हाथ डालने में बहुत देर की गई और अभी तक इन पर हाथ नहीं डाला जा सका। बहुतों पर, कुछ पर हाथ डाला गया, कुछ पर अभी तक हाथ नहीं डाला जा सका। नाज़रीन, हकीकी सूरत हाल क्या है वो वही है जो इकानोमिस्ट लंदन के जरीदे ने बता दी है। उनका जो एक इंटेलिजेंस सर्वे का शोबा होता है सेक्शन, उसने सर्वे किए हैं पाकिस्तान के अंदर, अवामी राय के सर्वे भी किए हैं और वो थिंक टैंक से भी मिले हैं और अपने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। बड़ी लंबी रिपोर्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मौजूद है पूरा तर्जमा। बहुत लंबी से मुराद है कि कम से कम यानी हमारे स्टैंडर्ड साइज़ के 2 सफ़ात तो 2.5 सफ़ात तो बन ही जाते हैं। खुलासा उनका 2 पॉइंट्स का, जो मेरे नज़दीक 2 ऐसे पॉइंट हैं जिनको मैं निशान ज़द करके आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। एक तो उसने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून ही अक्सरियत हासिल करेगी और आसानी से कर लेगी, और अक्सरियत की वजाहत उसने नहीं की, यानी सादा अक्सरियत या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाली अक्सरियत। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मैं आपको बता देता हूँ कि जो मुझे चीज़ें मिली हैं इधर उधर से और बड़ी वो मोतबर हैं, वो ये हैं कि मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत शायद ना मिल सके, लेकिन सादा अक्सरियत से 7-8 वोट की कमी ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और अगर नवाज शरीफ साहब कोई भरपूर किस्म की मुहिम चला देते हैं तो फिर सादा अक्सरियत उनको मिल भी जाएगी। इमरान खान को तो सादा अक्सरियत से 20-25 सीटें कम मिली थी ना, उनको तो फिर MQM से लेकर बलूचिस्तान की और पुख्तूनख्वा की तमाम जमातों से इत्तेहाद करना पड़ा था। मुस्लिम लीग के साथ ये मामला नहीं होगा, उनको सिर्फ 5-6 सीटों की कमी लाहक होगी अक्सरियत हासिल करने में, जो उनको सिर्फ एक इत्तेहादी को साथ मिलाने से मिल जाएगी। यही वजह है कि मुस्लिम लीग जो है वो जहांगीर तरीन की पार्टी का ये नाजायज़ मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं कि उसे पंजाब से कौमी असम्बली की 40 सीटें दी जाए। पंजाब में कौमी असम्बली की 143 सीटें हैं। तो यही वजह है। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना कि फ़ौज कहती है कि जहांगीर तरीन को इतनी सीटें दो वरना हम तुम्हें सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवा देंगे, वो 2 जनवरी का फ़ैसला, कितनी खुराफात। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये बता रहे हैं कि अदालत से फ़ैसले फ़ौज ले रही है। नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग जहांगीर तरीन को उनकी मर्ज़ी की सीटें नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले आज़ादाना करेगी। इसके बावजूद जो फ़ैसले आएंगे वो PTI के लिए सख्त मायूस कुन होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला मामला मशरूत है इस बात से कि अगर नवाज शरीफ साहब पूरी तरह मैदान में ना आए, लेकिन अगर वो मैदान में आ जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग को सादा अक्सरियत हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और नाज़रीन, इस वक्त लाहौर की सूरत हाल का एक सतरी खुलासा मैं बता दूं कि बाज़ हलकों में मुस्लिम लीग की मकबूलियत 65% और PTI की 20% है, और बाज़ हलकों में मुस्लिम लीग की 60-65% और PTI की 40% है। यानी कुछ हलकों में वो 20% के हिसाब से पीछे हैं PTI वाले, और कुछ हलकों में वो 40 और 45% वोटों से पीछे
नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। और ये लाहौर की सूरत हाल है जो इलेक्शन के रोज़ आप देख लेंगे। और मैं आपको एक और प्रेडिक्शन कर दूं, आजकल जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शोहरा है उनमें से एक ये है कि PTI इलेक्शन के दिन बहुत ज़्यादा हंगामे करेगी और धांधली का शोर मचाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जितना शोर करने का गोल मचा रही है उतना शोर वो नहीं मचा सकेगी। और उस शोर के बावजूद इलेक्शन के नतीजे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी तस्लीम कर लिए जाएंगे। अमेरिका को भी पता है कि मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत रही है, बरतानिया को भी पता है, मिडिल ईस्ट को भी पता है और चीन को भी पता है। तो जब पता है कि मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत रही है तो जब मुस्लिम लीग जीतेगी तो उन्हें एतबार करने में क्या रुकावट हो सकती है। PTI का गोल गबारा किसी काम नहीं आएगा। और दूसरी बात जो इकॉनॉमिस्ट की रिपोर्ट में अहम है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद में इजाफा हुआ है। इसकी मैं वजाहत नहीं करता, इतना ही काफ़ी है कि बैरून मुल्क बैठे हुए लोग अब ये समझ रहे हैं कि मईशत की हालत पहले से मुस्तहकम है। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी अवाम को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, उसकी वजह हुकूमत की नाअहली और गैर ज़िम्मेदारी है। और ये मईशत का इस्तेहकाम जो आया है इसमें दो फैक्टर हैं कि एक तो इमरान खान से निजात जो एक तखरीबकार चूहे की तरह मईशत के पेड़ की जड़ें काट रहा था, और दूसरा फ़ौज की मौजूदा क़यादत ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर की ज़ाती मेहनत की वजह से मईशत इस सतह पर आई है। और ये ज़ाहिर है PTI के लिए एक बुरी खबर है। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो जहाँ से इमरान खान को नाजायज़ रिलीफ मिल रहे हैं, और उस पर अहमद वली ने पहले ये तबसरा किया कि चीफ जस्टिस साहब तुम PTI के आलाकार बने हुए हो, और फिर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये पेशावर हाई कोर्ट का ये जज जो है जिसने फैसला दिया है वो PTI का हुकूमत में मिनिस्टर था, डिप्टी अटार्नी जनरल था, एक किस्म का मिनिस्टर ही होता है, और इसके कज़न वगैरह भी उम्मीदवार है PTI की। तो PTI का आदमी है, PTI का वर्कर है। और कल फिर शहबाज शरीफ ने जो हथौड़ा चलाया है वो इन दोनों हथौड़ों से बढ़कर है। उन्होंने कहा कि एक तो इसने इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पर हमला किया इस जज ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो पूरे पाकिस्तान पर उसका हुक्म चलता है, पेशावर हाई कोर्ट पूरे मुल्क में कैसे ये हुक्म दे सकती है। और जो सबसे बड़ी बात शहबाज शरीफ साहब ने की वो ये की कि ये वैसा ही हमला है जैसा 2018 के इलेक्शन में RT सिस्टम को बिठाकर अवाम के मैंडेट पर किया गया था। तो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। और जिस तरह 2018 में के इलेक्शन में RTS ने उन पार्टीज का मैंडेट छीना था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है कि पंजाब में हमारी मेजॉरिटी थी, उसको RTS ने रातों रात उसको फैसले को, अवाम के फैसले को, अवाम के मैंडेट को चोरी किया। मैं समझता हूं कि जब पेशावर हाई कोर्ट पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। इन 3 तबसरों के बाद तो पेशावर हाई कोर्ट के इन जजों को मेरा ख्याल है कि आज खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो देखिए औरंगज़ेब साहब को, उन्होंने साइफर केस को पेंडिंग कर दिया है 12 जनवरी तक, और इतलात ये हैं कि 12 जनवरी को ये स्टे आर्डर वो मज़ीद तोसी दे देंगे। मसला वही है, इसका फैसला नहीं आने देना, जबकि ये साइफर केस का फैसला करीब है और इसकी यानी कार्रवाई जो है वो चंद दिनों की है। सूरत हाल यही नज़र आ रही थी कि 10-11 जनवरी के बाद किसी भी दिन 15 से पहले ये फ़ैसला आ जाएगा। अब इन्होंने ये फ़ैसला रोक दिया है और PTI ने एक पूरी हिस्ट्री बनाई है केसेस में इल्तवा और स्टे लेने की। इल्तवा, स्टे, मामला, ताख़ीर, हथकंडे, वकीलों के ज़रिए ताख़ीरी हथकंडे, जजों पर हमले, कभी कोई बीमार हो गया, कभी किसी ने बदज़बानी कर दी, और हर केस में ये स्टे लेते रहे, हर केस को लटकाते रहे। तो इस केस को भी वो लटकाने में एक मरतबा तो कामयाब हो गए हैं। ये औरंगज़ेब साहब जो हैं ये साबिक़ सदर अयूब खां के वो नवासे लगते हैं और उमर अयूब के वो कज़न लगते हैं।
तो फिर अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसे ख़ानदानी विरसे के आदमी से आप और क्या तवक्को कर सकते हैं। लेकिन नेट रिज़ल्ट और खुलासा मजमूई यही है कि तख़ीरी हथकंडे तो आप करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आप इमरान ख़ान को बचा नहीं सकते, ये तयशुदा है और आपने हालात देख भी लिए हैं। अब बिंदियाल साहब कुछ नहीं कर सके तो आप जैसे क्या कर सकते हैं। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।